नमस्कार, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उनको हम काफ़ी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज की हम इस क्लास में अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, इसे हम दो भागों में बांटते हैं, जिसे हम पहला जो अधिगम का सिद्धांत है उसे हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी। और एक हमारा सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं, उसका नाम है उद्दीपन सिद्धांत। उद्दीपन सिद्धांत। यहां पे हमें जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है इसे हम स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी कहते हैं, और इसे हम स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। यहां हम देखते हैं कि जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है या उद्दीपन सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझने से पहले हम एक बात को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, जो ये है कि उद्दीपन क्या है और अनुक्रिया क्या है। तब हम बात करते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हम इसको देखें तो जो हमारे पास कभी भी हमें कोई आवश्यकता होती है, जैसे हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है जिसको कि हम नीड्स कहते हैं, कभी हमारे पास कोई समस्या होती है, समस्या जिसे हम प्रॉब्लम कहते हैं। जब हमारे पास कोई आवश्यकता होती है और जब कोई समस्या होती है, तो हम उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हम उस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और अगर कोई समस्या होती है तो उस समस्या का हम समाधान करते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि जब आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे, समस्या का हम समाधान करेंगे, और इस समस्या को या आवश्यकता को जब हम उनको हल करने जाते हैं तो ये हमको क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, कोई समस्या हो या चाहे कोई आवश्यकता हो। तो जो ये आवश्यकता और समस्या है, इसे हम मनोविज्ञान की भाषा में या एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, उस भाषा में इसे हम उद्दीपन हैं। जैसा समझें इसको कि हमारे पास आवश्यकता है, समस्या है, और ये आवश्यकताएं और समस्या हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जो ये मनोविज्ञान है उसमें इसे हम उद्दीपन कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो जब हम आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और जब हम समस्या का समाधान करेंगे
तो उसके लिए कोई हम क्रिया करेंगे, और जो हम क्रिया करते हैं इसे ही हम मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान में अनुक्रिया कहना करते हैं। अनुक्रिया, जिसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। यानी कि जब कोई आवश्यकता होगी, कोई समस्या होगी, तो आवश्यकता की पूर्ति करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। उसके लिए हम कोई क्रिया करेंगे, तो जो क्रिया किया गया है जिसके एवज में, वही है हमारा उद्दीपन। और इस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप जो हम क्रिया करते हैं उसी को हम मनोविज्ञान में अनुक्रिया कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। यहां पे बात है कि जो आवश्यकता है और समस्या, तो जो समस्या है इसकी पूर्ति जब करते हैं, समाधान करते हैं, तो एक बात याद रखिएगा कि जो हमारी आवश्यकता है, ये हो सकता है कि वो मेरी समस्या हो। जैसे हमें पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक चाहिए, तो ये हमारी आवश्यकता है, और हमारे पास किताब नहीं है तो वो हमारी समस्या भी है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो हमारी समस्या है वो हमारी आवश्यकता भी हो। ऐसा संभव नहीं है, यह जरूरी नहीं है। तो यहां पे देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि हम रास्ते में चल रहे हैं, और रास्ते में चल रहे हैं और हमारे सामने सांप आ गया। वो हमारा हो गया उद्दीपन। उसके समाधान यानी उससे बचने के लिए हम वहां से भागेंगे या डंडा लेंगे, खोजेंगे, बचने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो समस्या हमारे सामने आई है वो हमारी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो आवश्यकता है वो हमारी समस्या हो सकती है, लेकिन जो समस्या है वो हमारी आवश्यकता नहीं हो सकती। तो यहां पे हमने उद्दीपन को देखा और अनुक्रिया को देखा। तो जो हमारे पास सिद्धांत है उस सिद्धांत को देखें, तो यहां पे जो सिद्धांत है, तो जो हमारे पास सिद्धांत है अधिगम के सिद्धांत, एक उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है। और जो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इसे हम अंग्रेजी में कह रहे हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। यानी कि उद्दीपन और अनुक्रिया, इस सिद्धांत के अनुसार हम देखें कि वातावरण में, बालक के सामने, व्यक्ति के सामने उद्दीपन आएंगे, और उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप वह बालक अनुक्रिया करेगा, यानी कि कोई क्रिया करेगा। तो उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप जब कोई अनुक्रिया करता है बालक, तो उस अनुक्रिया करने से अगर उसे सफलता मिल जाती है तो वह अनुक्रिया उस बालक को प्रभावित करती है। यानी कि जिस क्रिया के करने से बालक को सफलता मिल जाए, तो वो सफलता जब मिलती है तो बच्चा जो क्रिया करता है वो क्रिया उसको प्रभावित करती है। यानी कि इस कार्य के करने से हमें सफलता मिली है, इसलिए वो बालक को क्रिया प्रभावित करती है। इसीलिए उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को हम प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रभाव का सिद्धांत। एक बात और है कि जो आपने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी है, इसे हम शॉर्टकट में SR थ्योरी भी कहते हैं, और इसे हम प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बात और, जब हम प्रभाव यानी इफेक्ट का, जब हम उद्दीपन को देखते हैं और हम कोई अनुक्रिया करते हैं, तो जब हम उद्दीपन के बाद अनुक्रिया करते हैं तो अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप मुझे जो सफलता मिलती है, वो सफलता मुझे बार बार उसी समस्या में वो अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि अगर मेरे सामने कोई समस्या है और उस समस्या को मैं हल कर लेता हूं कोई भी क्रिया करके,
तो जैसे ही जो मैंने क्रिया किया उससे सफलता मुझको मिल गई, तो वो जो क्रिया मैंने किया है वो मुझे फिर वही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो वो जो प्रेरित किया गया है उसे हम पुनर्बलन कहते हैं, यानी कि जो क्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जो रिजल्ट मिलता है वो मुझे प्रभावित करता है, और प्रभावित करता है तो उससे मैं पुनर्बलित होता हूं। इसीलिए इस सिद्धांत को उद्दीपन पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब देखते हैं कि इसे जो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा। और चूंकि जब हम किसी उद्दीपन के परिणाम स्वरूप कोई अनुक्रिया करते हैं तो जिस अनुक्रिया से सफलता मिलती है तो उस अनुक्रिया का उस उद्दीपन से हम संबंध जोड़ लेते हैं, इसलिए इसे हम संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि यह जो सिद्धांत के भाग हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इसे हम एसआर थ्योरी भी कहते हैं, प्रभाव का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं और संबंधवादी सिद्धांत भी कहते हैं। अगला जो सिद्धांत है उसे हम कह रहे हैं उद्दीपन सिद्धांत। यानी कि अब जैसा कि पीछे देखा आपने क्लास में कि उद्दीपन यानी कोई समस्या और उस समस्या का हल, तो जो समस्या है वही हमारा उद्दीपन है। यानी कि एक समस्या है और उस समस्या का वहीं पे कोई हल भी है, तो हल भी मेरे लिए उद्दीपन का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पर कोई व्यक्ति है और मेरा मान लीजिए भाई है और मेरे भाई को पता चला कि कुछ लोग मारना चाह रहे हैं, तो जहां उसको मारना चाह रहे हैं मैं वहां पहुंच गया। अब जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा भाई ए, इसे लोग मारना चाह रहे हैं, और मैं बी, मेरे जो इसको मारने के लिए हैं वो लोग हैं चारों ओर से घेरे हुए, या कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि कब मार दें इनको, और मैं भी वहां पहुंच गया। यस, अब मैं ये देख जान गया कि मेरे भाई को कुछ लोग मारना चाह रहे हैं और मैं यहां से देख रहा हूं कि मेरे भाई कोई मारने ना पाए, लेकिन मैं इतनी पैनी नजर रख रहा हूं कि उसके अगल बगल भी कोई न रहे, और मैं यहां से देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो उसको मारने के फिराक में है, डंडा वंडा लेकर घूम रहे हैं। तो यहां से मेरे सामने देखिए, एक तो ये काम है कि मेरे सामने एक उद्दीपन मेरा भाई है, मुझे तैयार कर रहा है कि मेरे भाई कोई मार न दे, और जैसे ही मैं जान गया कि इसको मारने के लिए कुछ लोग घूम फिर रहे हैं, तो वो मेरे लिए फिर उद्दीपन का काम करेंगे। वो इसलिए करेंगे क्योंकि मैं जान चुका हूं, अब मैं इनको बचने का काम करूंगा, बचाने का काम करूंगा। यानी कि दोनों, जो मारने वाले हैं और जिसको मारने वाले हैं, वो दोनों वहां पे उपलब्ध हैं, और वो दोनों ही यानी कि उद्दीपन और उद्दीपन किसके लिए? इनके लिए उद्दीपन और उद्दीपन है, यानी कि दोनों चीजें। तो यहां पे देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार आपके वातावरण में समस्या भी होगी और उस समस्या को हल करने के लिए वहां पे संसाधन भी होंगे। तो समस्या और संसाधन वही दोनों प्रस्तुत हैं, और आप यहीं से देख रहे हैं कि वो समस्या को हल कैसे करें, इसको आप अपने मस्तिष्क में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कूद के चले जाएंगे मार करने के लिए, आप इस चीज को मस्तिष्क में सोचेंगे कि मारने न पाए, मेरा भाई बच जाए। यानी कि हम दोनों क्रिया को देख रहे हैं। तो यहां से हम देखेंगे तो वहां पे दोनों चीजें, जिसको मारना है वो और जिससे बचाना है वो, दोनों ही उद्दीपन है, और इसको हल करते हैं अपने मस्तिष्क में। और जब मस्तिष्क में हल करेंगे तो वो संज्ञान में आएगा, उसको मस्तिष्क के द्वारा उस समस्या को हल करेंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को हम एक और नाम से जानते हैं,
जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत। यहाँ पे हम व्यवहारिक उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको बातें समझ में आए। जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में जिन जिन उदाहरणों की बात की है, जिन जिन समस्याओं की बात की है, वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं कि उद्दीपन सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक सिद्धांत क्यों कहते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार वातावरण में उद्दीपन भी होगा और समस्या भी होगी और उसका हल भी वही होगा। बस उसको पकड़ना है कि उस समस्या को कैसे हल करें और वो मस्तिष्क में क्रिया करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो हम इस तरह देखते हैं कि जो अधिगम के सिद्धांत हैं उन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। आइए ये हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये सिद्धांत है इसको एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सीखने के सिद्धांत, जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं वही सारी चीज़ें इसमें हैं। इसे आप देख सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, पढ़ते रहिए। इसके बाद हम अगली बात करते हैं कि जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत में पुनर्बलन सिद्धांत, अपुनर्बलन सिद्धांत, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को हम फिर दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि कितने भागों में बांटेंगे और कौन कौन इनके प्रवर्तक हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो सीखने के सिद्धांत हैं उन्हें हमने दो भागों में बांटा है। एक हमने बांटा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे हम प्रभाव का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। यह जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है इसे हम दो भागों में बांटेंगे पुनः। एक हम बांटेंगे पुनर्बलन सिद्धांत और एक हम बांटेंगे अपुनर्बलन सिद्धांत। तो जो पुनर्बलन सिद्धांत है उसके जो समर्थक हैं वो हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। फिर वहीं पे हमारे अपुनर्बलन सिद्धांत के जो समर्थक हैं उसमें है वाटसन, गुथरी और एस्ट्रस। इसी के साथ हम दूसरे पक्ष को देखें कि जो सिद्धांत है वो है उद्दीपन सिद्धांत, यानी स्टिमुलस थ्योरी, जिसे कि अभी हम समझे हैं कि उसे हम संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। तो जो ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसको हम पुनः दो भागों में बांटेंगे। क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी, और एक होगा हमारा मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। तो इसमें पियाजे, कोहलर, कोफका, वर्दाइमर और टालमैन आते हैं और साथ में आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में उसुबेल, ब्रूनर, बेंडूरा, बॉल्स और बिंडरा आते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जो सिद्धांत है उसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम अगले टॉपिक में कि जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उस सिद्धांत में बार बार ये चीज आएंगी, क्या? पुनर्बलन। पुनर्बलन किसे कहेंगे? तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो आपका पुनर्बलन है वो क्या है ना? तो यहाँ पे हम देखें कि पुनर्बलन जैसे कि हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये देखिए पुनर्बलन, यहाँ पे देखें पुनः बलन, यहाँ पे पुनः विसर्ग का र हो जाता है। तो पुनः बलन यानी कि दोबारा बल मिलता है कोई क्रिया करने के लिए, यानी कि पुनर्बलन। तो पुनर्बलन किसे कहेंगे? तो पुनर्बलन अगर हम कहें तो समझे इसको, तो हम कहते हैं कि पुनर्बलन वे उद्दीपन है। यहाँ पे क्या कहेंगे इसके लिए हम कि पुनर्बलन वे उद्दीपन है यानी कि स्टिमुलस है जो भविष्य में अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि भविष्य में अनुक्रिया को करने के लिए क्या करते हैं? ये प्रेरित करते हैं। बहुत अच्छी बात यहां बताई जा रही है कि पुनर्बलन
में हम उन्हीं अनुक्रियाओं को सम्मिलित करेंगे जो भविष्य में अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी कि अगर कोई आपके सामने समस्या है और उसका समाधान किया है आपने, और अगर कोई आवश्यकता है उसकी आपने पूर्ति कर ली, तो जो समस्या का समाधान जिस अनुक्रिया के द्वारा करते हैं उसके परिणाम स्वरूप अगर आपको कोई रिजल्ट मिल जाता है, तो वो जो रिजल्ट हो जाता है तो वो बार बार आपको चाहिए कि ऐसा रिजल्ट मुझे मिले ताकि मैं फिर वही अनुक्रिया करूं। तो बार बार वो उद्दीपन आपके सामने आएगा और वो अनुक्रिया आप करेंगे, उसे ही हम पुनर्बलन कहते हैं। तो जो हमारा पुनर्बलन है, यह याद रखिएगा दिमाग में, क्योंकि आगे के जो सिद्धांत है उसमें बार बार ये चीजें आएंगे। तो वहां पे एक चीज याद रखिएगा कि जो पुनर्बलन है वो हमेशा भविष्य में अनुक्रिया को बढ़ाता है, कभी ये घटाता नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पुनर्बलन है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। उसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि जो पुनर्बलन है, अक्सर हम गलती करते हैं कि पुनर्बलन धनात्मक और जैसे बोला गया पुनर्बलन ऋणात्मक, तो वहां पे हम तुरंत दंड को मानते हैं। लेकिन एक समझिए, जैसे किसी बच्चे को क्लास में टीचर ने प्रश्न पूछा और जब हम प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा उत्साह से प्रश्न का उत्तर देता है, और अगर टीचर ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, उसको प्रोत्साहन मिला, तो फिर अगली बार टीचर जब प्रश्न पूछेगा तो वो बच्चा उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित होगा, यानी कि वो तत्पर होगा अनुक्रिया करने के लिए। तो वो बच्चा अब ये जान गया कि मुझे सम्मान मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, मुझे शाबाशी मिल रही है। तो जो शाबाशी है, सम्मान है, पुरस्कार है, यही है उनके लिए पुनर्बलन। यानी कि जो शाबाशी कही गई है उससे वो बालक भविष्य में फिर अनुक्रिया को दोहराता है, इसीलिए वो है पुनर्बलन। लेकिन अगर दंड दिया जाए तो क्या वो फिर भविष्य में टीचर के पूछने पर क्या वो प्रश्न का उत्तर देगा? ऐसा संभव नहीं। जैसे बच्चे से प्रश्न पूछा गया और बच्चे ने कहा, उत्तर दिया उसका, और जब उत्तर देता है और टीचर बैठ जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही आप उसके सामने ऐसा रिएक्ट करेंगे, वह बच्चा अगली बार प्रश्न का उत्तर जानता भी होगा फिर भी खड़ा होकर नहीं बताएगा, क्योंकि उसके लिए वो एक दंड है। अभी हम बताना चाह रहे थे और सर ने मुझे डांट दिया। जो डांटना है वो दंड है। तो क्या वो भविष्य में फिर बताने को प्रेरित हो रहा है? क्या भविष्य में वो अनुक्रिया करने को प्रेरित हो रहा है डांटने से, दंड देने से? नहीं ना। इसलिए दंड को हम पुनर्बलन नहीं कहते हैं। दंड पुनर्बलन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो दंड है और पुनर्बलन है, इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारे पास पुनर्बलन है, इसको हम ग्राफ में देखें तो जो पुनर्बलन है, रीइंफोर्समेंट है, यह एक उद्दीपन होता है और इस उद्दीपन से हम अनुक्रिया करते हैं। कब? भविष्य में, बार बार। इसके लिए कहा गया कि पुनर्बलन के प्रकार। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुनर्बलन को हम धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं, जिसको कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, और एक है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन, निगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि धनात्मक पुनर्बलन वे पुनर्बलन होते हैं जो किसी घटना को होने की अनुक्रिया बढ़ा देते हैं, जैसे पुरस्कार, भोजन, प्रशंसा, समर्थन, चॉकलेट आदि। उसी की तरह नकारात्मक पुनर्बलन, अब देखिए यहाँ पे जो पुनर्बलन बात की जा रही है, यहाँ पे नकारात्मक है लेकिन दंड नहीं है। जैसे तीव्र रोशनी, तीव्र आवाज। यहाँ पे समझते हैं कि नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब है कि यह नकारात्मक होते हुए भी आपकी अनुक्रिया को बढ़ा देगा, क्योंकि पुनर्बलन है। और पुनर्बलन के बारे में अभी हमने सीखा कि यह बार बार आपकी अनुक्रिया को बढ़ाता है। जैसे अगर हमें पढ़ना है और रोशनी बहुत तेज आ रही है, तो जब रोशनी तेज आ रही है तो हम उस रोशनी को कम कर दें। देखिए हमको पढ़ना है ज़्यादा,
यानी कि पढ़ने की जो अनुक्रिया है वो हमें ज़्यादा करनी है। तो जैसे ही हमको पढ़ना है ज़्यादा और रोशनी तेज आ रही है तो मेरे आँखों पे चमक रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो जब ऐसा बात होगा तो हम रोशनी को हटा दें, और जैसे ही हम रोशनी, जो तीव्र रोशनी है उसको हटा देंगे तो हमारी आंखों को आराम मिल जाएगा और हमारे जो पढ़ने की दर है वो बढ़ जाएगी। जब हम उस समय हम थके थके महसूस होते थे जब तीव्र रोशनी थी, ठीक उसी तरीके से तीव्र आवाज की बात कर लीजिए। देखिए, पुनर्बलन है और नकारात्मक है, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि किसी घटना के समाप्त यानी हटाए जाने होने पर अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। यानी नकारात्मक पुनर्बलन के हटाने से यानी समाप्त करने से अनुक्रिया बढ़ जाती है। वो है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे तीव्र आवाज, मान लीजिए कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और बगल में कोई खट खट की आवाज कर रहा है, टीवी चला रहा है, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे कि हम उस तीव्र आवाज को कम कर देंगे या बंद कर देंगे। अब देखिए, मेरी फिर जैसे ही वो बंद हुआ, हमारी आवाज पढ़ने की जो दर है या जो समय है वो बढ़ गया, यानी कि हमारी जो पढ़ने की अनुक्रिया है वो बढ़ जाती है। इसलिए नकारात्मक पुनर्बलन जो होता है उसे हटाया जाता है। और अगले हम देखें डायग्राम पे, तो हम यहाँ पे जो आपके पास पुनर्बलन है और दंड, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि जो इसके पीछे क्लास में डिस्कस कर रहे थे उसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो जो ग्राफ है इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका पुनर्बलन है, ये पुनर्बलन आपके वांछित व्यवहार में वृद्धि करता है, यानी कि भविष्य में अनुक्रिया को बढ़ाता है। और यह जो पुनर्बलन होगा वो खुशी देने वाला होगा, आपको रुचिकर होगा, मनोहर होता है पुनर्बलन। और जो दंड होता है वह आपके वांछित व्यवहार में कमी करता है, जो कि दंड आपको पसंद नहीं होता है और रुचिकर होता है। यहाँ पे हम ग्राफ में देख रहे हैं कि एक है धनात्मक पुनर्बलन, और धनात्मक पुनर्बलन आपके अनुक्रिया के दर को बढ़ाता है। वहीं पे नकारात्मक पुनर्बलन भी आपकी अनुक्रिया को बढ़ाता है। कैसे? जैसे नकारात्मक पुनर्बलन, जो उसको अच्छा नहीं लगता उसको हटा दें। जैसा अभी उदाहरण में देखा गया, तेज आवाज खट खट की आ रही थी, नहीं पढ़ पा रहे थे, उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे भी और भी उदाहरण देखिए कि जो नकारात्मक पुनर्बलन है यह आपके पढ़ने की दर को बढ़ाएगा, यानी कि रिस्पॉन्स रेट, यानी कि अनुक्रिया के दर को बढ़ाएगा। तो मान लीजिए आपको गर्मी लग रही है, तो गर्मी लग रही है तो अभी सीखा गया कि नकारात्मक है, इसलिए इसको हटा दीजिए गर्मी को। और ठंडी लग रही है तो ठंडी को भी हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे कि गर्मी लग रही है तो गर्मी को हम हटा देंगे, तो हटाएंगे कैसे? कूलर लगा दीजिए, गर्मी हट गई, हमारी अनुक्रिया बढ़ गई पढ़ने की। ठंडी लग रही है तो ठंडी लग रही है, घर में बहुत ज़्यादा ठंड है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, रजाई में बैठे हुए हैं, हम क्या करेंगे? तुरंत वहीं पे हम ठंडी को हटा देंगे और वहाँ हम हीटर लगा दें। तो हमारी जो पढ़ाई नहीं हो रही थी पहले, वो अब हमारी पढ़ाई होने लगी, यानी कि हमारी जो पढ़ने की दर है वो बढ़ गई। अब इस सब चीज़ों को हम सिद्धांत जब पढ़ेंगे सभी विद्वानों के अनुसार तो और भी अच्छा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि वहाँ पे हमें समस्या ना हो बार बार नकारात्मक और धनात्मक पुनर्बलन में। यहीं पे हम धनात्मक पुनर्बलन की बात करें तो यह भी रिस्पॉन्स रेट यानी अनुक्रिया के दर को बढ़ाएगा। तो ये क्या होता है कि इसे हम लागू करते हैं, जैसे प्रोत्साहन हुआ, शाबाशी हुआ। कैसे? जो उसे पसंद हो, जो उसे पसंद हो। अगर बालक कोई क्रिया करता है, अनुक्रिया करता है, तो वो चाहता है कि मैं ये अनुक्रिया बार बार करता रहूं, तो उससे प्रोत्साहन मिलना चाहिए, पुरस्कार राशि मिलनी चाहिए, तो वो बालक प्रोत्साहित होगा। यानी कि जो प्रोत्साहन मिला है, पुरस्कार राशि मिली है, वो उद्दीपन का काम करेगी और वो उद्दीपन उसकी अनुक्रिया को बढ़ा देगी भविष्य में। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसको जो पसंद हो उसे लागू करते हैं, यानी कि उसको अप्लाई करते हैं, देते हैं। तो वो कक्षा जैसे पुरस्कार, प्रशंसा, समर्थन, तो इससे क्या होगा कि ये सब करने से बच्चा कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। तो यहाँ पे देखा गया कि धनात्मक पुनर्बलन
लागू करते हैं और नकारात्मक पुनर्बलन हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ठंडी थी, ठंडी को हटाया, गर्मी को भी हटा दिया। अब आते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। जैसा कि अभी देखा गया कि दंड जो है पुनर्बलन की श्रेणी में नहीं आता है। कैसे कि जो दंड है निगेटिव पनिशमेंट, और अभी बताया गया कि ये आपकी रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया की दर को घटाता है, तो जो धनात्मक दंड है वह भी आपकी अनुक्रिया को घटाएगा। जैसे यह जो धनात्मक है उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो जब ऋणात्मक दंड, यहाँ पे ऋणात्मक दंड है और हटा लेंगे तो बालक क्या करेगा, तो जो उसे पसंद हो उसे हटा ले। तो ये सोच लीजिए कि बच्चे को जो पसंद हो और उसके पसंद होने से उस अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, तो उसको हटा लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उसे पसंद हो उसे हटा लेंगे, यानी कि सजा दे देंगे। तो किसी बच्चे को, जैसे कि वो किसी बच्चे को पिन चुभा रहा है, अपने आगे बैठे हुए बच्चे को पिन चुभा देता है, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देता है, तो उस बच्चे से पिन को ले लीजिए। तो जब पिन को ले लेंगे यानी कि हटा लेंगे पिन को, तो वह अब बच्चा किसी अगले वाले को पिन नहीं चुभाएगा, तो वह जो काम है पिन चुभाने वाला वो बंद हो गया, अनुक्रिया खत्म। और अभी कहा गया कि जो दंड है वो अनुक्रिया को रोकता है, तो पिन को हटा लिया गया, छीन लिया गया, अनुक्रिया उसकी बंद हो गई। ठीक उसी तरीके से हम देखें कि जो ऋणात्मक दंड है और वहीं पे एक आपका धनात्मक दंड है। ऋणात्मक दंड को हम हटा लेते हैं और धनात्मक जो दंड है उसे हम दे देते हैं। धनात्मक दंड उसे हम दे देते हैं, और जब धनात्मक दंड दे देंगे तो फिर पता चला कि दंड है तो अनुक्रिया को घटा देगा। तो दंड देंगे, धनात्मक है, और अनुक्रिया फिर घट जाएगी। जैसे उसे जो पसंद न हो वही दे दे। कोई गलत काम कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो गलत काम न करे, तो वो जो पसंद न हो वही दे दे। जैसे गलत काम कर रहा है, पिटाई उसे पसंद नहीं है, थप्पड़ पसंद नहीं है, और वही थप्पड़ हम दे देंगे तो वह जो गलत काम कर रहा था वो रुक जाएगा। यानी कि पिटाई अगर कर दी गई तो वह जो गलत काम कर रहा था वो रुक जाएगा, क्योंकि दंड है ना, दंड है तो यह रोकेगी उसकी अनुक्रिया को। ज्यादा काम दे दें, गार्जियन को देखा होगा, बच्चे अगर खेल कूद रहे हैं तो जैसे ही उठते हैं, देखा कि बच्चा खेला, तुरंत बुला के तुरंत उसको काम दे देते हैं कि वो जो खेलने वाला काम है वो न खेले, ज़्यादा खेल रहा था इसलिए। और अगर ज़्यादा काम दिया गया तो खेलना उसका बंद हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, हाँ, और काम जो दिया गया उसे पसंद नहीं है, काम जो दिया गया उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक जो दंड है उसे हम लागू करेंगे और जो ऋणात्मक दंड है उसे हटा लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पुनर्बलन है और दंड है उसमें क्या मुख्य रूप से अंतर है। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम लोग जो अधिगम का सिद्धांत है उसकी शुरुआत किए हैं, और अधिगम के सिद्धांत में जो भी समस्याएं आएंगी पढ़ते समय आगे, तो उन समस्याओं को भी हम इस तरीके से देख लेंगे। और जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा वीडियो को बहुत सावधानी से सुनिएगा, और इसका PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड करके आसानी से इसको अपने पास नोट्स के रूप में रख लीजिएगा, ताकि जब हम सिद्धांत पढ़ें तो उस समय आपको पुनर्बलन और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से जो भी समस्याएं आती हैं वो ठीक हो जाए। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जब सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इन सब चीज़ों का जिक्र बार बार आता रहेगा, तो हम करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस क्लास को आज बंद करते हैं। हम अगले क्लास में जो भी सिद्धांत हैं, उद्दीपन सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, इनको अलग अलग जो विद्वानों ने बात की है सिद्धांत के माध्यम से अधिगम कैसे किया जाए, प्रभावी अधिगम कैसे हो, उसको हम लोग सीखेंगे। तो धन्यवाद। मैं सतीश चंद्र भास्कर इस वीडियो के साथ अपने क्लास को बंद करता हूँ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक सिद्धांत के साथ। धन्यवाद।